हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। हमने एक शुरुआत कर रखी है एलिक्जर नीट रैंक बूस्टर क्वेश्चंस की। तो उसमें अभी तक मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर थोड़ा बड़ा और ज़्यादा वेटेज रखने के लिए इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे, 15-15, 10-10, 15-15 मिनट के। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। जिस कंपाउंड का जीरो डाइपोल मोमेंट उन कंपाउंड्स का जीरो हो सकता है जिसमें ज्योमेट्री इस टाइप से हो कि डाइपोल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जिससे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें, तो उसका जीरो हो सकता है। या फिर सिमिलर एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड जो लीनियर हो उनका जीरो हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो PCl3Br2 इसमें हाइड्रोजन होता है sp3d और sp3d हाइड्रोजन की वजह से ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। उसी टाइप से SiF4 में भी sp3d होता है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो सीसा टाइप की होती है। O3 बैंड होता है और ये भी sp3d हाइड्रोजन की वजह से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। तो अगर इसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं तो सेंटर एटम P, ट्रायंगल बनेगा एक तो और 2 पिरामिड होंगे। ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये 2 पिरामिड है। इसी टाइप से SF4 देखते हैं तो SF4 की भी ज्योमेट्री सीसा टाइप की होती है, इस टाइप की। इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन वही है। इसी टाइप से ओजोन जो है वो बैंड होता है, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है इसकी। और PCl3F2 इसमें भी वही ज्योमेट्री बनती है, P एंड एक ट्रायंगल और 2 पिरामिड। लेकिन ज्योमेट्री के बेस पे अगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, sp3d हाइड्रोजन है और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जुड़े हुए हैं सेंटर एटम के साथ, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो एक्सियल पोजीशन को एक्वायर करता है, और जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल की जो पोजीशंस है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो एक्वायर कर पाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो क्लोरीन तो एक्वायर करेगा कहाँ पे पोजीशन, 2 पिरामिड पे या फिर एक्सियल पोजीशन पे। और 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, 2 ब्रोमीन होंगे वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। इसी टाइप से यहाँ पे अगर देखते हैं तो चारों ही फ्लोरीन है, तो चारों एक्वायर पोजीशन कौन सी है, फ्लोरीन की है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन एक्वायर करता है किसको, एक्सियल पोजीशन को, और क्लोरीन एक्वायर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्लोरीन से क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस ब्रोमीन से डाइपोल मोमेंट आएगा और इस ब्रोमीन से जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसको इस क्लोरीन से आने वाला डाइपोल मोमेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ पे। तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, 0 नहीं होगा। उसी टाइप से ये भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं रखता, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा होगा। ये भी बैंड है, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 से ज्यादा होगा। बट इसका अगर केस देखते हैं हम तो फ्लोरीन और फ्लोरीन की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से डाइपोल है, तो ये तो आपस में कैंसिल कर दिए। उसी टाइप से इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तीनों जगह क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो रेगुलर तीनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो चुका होगा। देन आंसर इज PCl3F2। क्वेश्चन है हाउ मेनी SO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन HSO4-। तो HSO4- के अंदर SO बॉन्ड लेंथ देखने के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ेगी। HSO4 इस टाइप का आयन है, OH एंड O-, इसके पास 3 लोन पेयर है ऑप्शन के पास, इट इज HSO4। sp3 हाइब्रिड सेंटर एटम सल्फर है यहाँ पे। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाली जो ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बाकी ये तीनों ऑप्शन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। देन नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ये इस ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH एज इट इज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑप्शन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑप्शन। उसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप इसकी ये बन जाएगी, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाए,
ये बॉन्ड ब्रेक होके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देन HOS एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O, ये 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इस बॉन्ड को एक बार डबल आ रहा है, एक बार सिंगल और एक बार डबल, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर, ये X बॉन्ड मान लिया मैंने, ये Y बॉन्ड मान लिया और ये Z बॉन्ड मान लिया। बॉन्ड ऑर्डर X बॉन्ड के लिए देखें तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 5 है यहाँ पे, 2, 1 एंड 3 एंड 2, 5 डिवाइड बाय रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3 है। देन इट इज 1.67, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इस बॉन्ड का 1.67। इसी टाइप से Y का अगर देखें हम बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर देखा है हमने X का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Y दिस इज 2, 2 एंड 1, 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर विच इज आल्सो 1.67। एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर थर्ड का देखते हैं हम Z का, then 1, 2 and 2, 5, then 5 divided by number of resonating structure 3 है, then 1.6 है। तो तीनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, जबकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो 1 ही रहेगा, यानी कि इसका डिफरेंट रहेगा, इन तीन का सेम रहेगा। हाउ मेनी एसओ बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ रहा है उनका, सिमिलर एटम्स जुड़े हुए हैं उसमें, एक सल्फर एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, और उस कंडीशन में अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, यानी 3 बॉन्ड ऐसे हैं एसओ जिनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C2H4 मींस इथीन ऑल एटम्स आर इन XY प्लेन, सभी एटम्स एक ही प्लेन में है और वो प्लेन है XY। देन पाई बॉन्ड फॉर्म बाय, तो पाई बॉन्ड किससे बना हुआ है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और प्लेन है XY। जिस प्लेन के अंदर ये एटम्स प्रेजेंट है उस प्लेन से जस्ट परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड बना हुआ होगा, मींस पाई बॉन्ड जस्ट इससे ऊपर इस टाइप से हाफ पाई अप साइड में और इसी टाइप से हाफ पाई डाउन साइड में बना होगा, जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल पे बना हुआ होगा इस प्लेन से। तो ये हाफ पाई अप साइड में और हाफ पाई डाउन साइड में। अब मॉलिक्यूल जो बना हुआ XY प्लेन में है, इसका मतलब PX और PY जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन में थे और उस प्लेन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उस कंडीशन में ये जो आएगा ये जेड प्लेन में हो जाएगा, यानी कि किस प्लेन में रहेगा, पाई जो बॉन्ड बनेगा वो जस्ट उनसे परपेंडिकुलर है, तो एक्स और वाई के जस्ट परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। तो उस कंडीशन में जेड प्लेन बनेगा और जेड प्लेन के अंदर जो पाई बॉन्ड बन रहा है तो पीजेड ऑर्बिटल्स के अंदर बना हुआ होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में पीएक्स और पीवाई ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है। तो उस कंडीशन में ये जो बनेगा इसके पीजेड और इसके पीजेड की कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हाफ पाई अप साइड में और हाफ पाई डाउन साइड में। नेक्स्ट है फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा होगा, 2 एटम्स पास आ रहे होंगे तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। उस कंडीशन में ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिस आर और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट है। एट विच पॉइंट रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स, एक्स किस पॉइंट के अंदर किस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जैसे जैसे हम ग्राफ जैसे इधर चल रहे हैं, जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डाउन आती जा रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल रहेगा। उसके बाद अगर और पास ले आए तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आती है वो आती है मीन बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स के बीच में, और ये जो एनर्जी यहाँ पे गैप आया ये बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं वैसे एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसपे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए। उसके बाद अगर हम और पास लेके आ रहे हैं तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, और उस कंडीशन में दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आके मिनिमम एनर्जी की कंडीशन रहेगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन में इनके रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बैलेंस हो चुके होंगे। देन आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एज पर VSEPR थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ClF3 इन्वॉल्व, ClF3 के अंदर क्या होता है, लॉन पेयर रिपल्सन होता है कि नहीं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है कि नहीं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है कि नहीं, ऑल ऑफ दीज ये सभी होते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। ClF3 के अंदर हाइड्रोजन होता है sp3d, हाइड्रोजन का फॉर्मूला बता रखा है, लेक्चर आप देख सकते हो।
केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वीडियो बना रखी है मैंने कंप्लीट, और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके अंदर इनकी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से प्रिपेयर होती है और हाइड्रेशन उनमें क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए गिवन है उसमें। तो sp3d हाइड्रेशन है, इसकी स्ट्रक्चर होती है Cl, F, F एंड F, और दो लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टी शेप ज्योमेट्री होती है, बेंड टी शेप। ये दो लॉन पेयर है और ये तीन बॉन्ड पेयर है, यानी कि बॉन्ड पेयर भी तीन प्रेजेंट है इसमें और लॉन पेयर दो प्रेजेंट है। तो लॉन पेयर रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो लॉन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, मींस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, तो ये भी प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है, यानी कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन प्रेजेंट है। इसलिए वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू वीएसपी थ्योरी, वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, किस कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ। हेनी एंड स्मिथ का एक फॉर्मूला है जिससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मींस आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, व्हिच इज 16 into delta x plus 3.5 into delta x square, where delta x is electronegativity difference। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं तो इन केस ऑफ HBr, इन केस ऑफ HI, इन केस ऑफ HF एंड इन केस ऑफ HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.1 होती है, ब्रोमीन की 2.8, 2.6, 4.0 एंड 3.0। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है डेल्टा एक्स विच इज 0.7, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो डेल्टा एक्स मिलता है 0.5, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो मिलता है 1.9, और इन दोनों का डिफरेंस मिलते हैं तो 0.9 मिलता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है HF के अंदर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें होंगे। और सबसे ज्यादा कोवलेंट अगर देखने हैं तो सबसे कम डिफरेंस है HI के अंदर, तो सबसे कम डिफरेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसमें होंगे। तो इस क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा HF। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट RbIBrCl। रुबिडियम है इसमें, आयोडीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। अब रुबिडियम तो हो गया एल्कली मेटल, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन हो गई हैलोजन। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन तो अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है जिसमें दूसरा भी टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में वो माइनस में प्रेजेंट होंगी जनरली, और एल्कली मेटल हमेशा ही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगी और प्लस में भी 1। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट इट एग्जिस्ट एज Rb+, बिल्कुल ठीक है, Rb+ की फॉर्म में होगा। एंड IBrCl-, ये भी ठीक है, IBrCl- की प्रेजेंस में वो प्रेजेंट हो सकता है। वेयर Cl इन sp3d हाइड्रेशन, Cl जो है वो उसका हाइड्रेशन कौन सा है? sp3d है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं इन तीनों में सेंटर एटम जो होगा, तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों के अंदर जो सेंटर एटम बनेगा वो साइज में बड़ा होगा, वही सेंटर एटम होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तीनों के अंदर साइज में बड़ा कौन सा है? आयोडीन है, तो सेंटर एटम कौन सा होना चाहिए? आयोडीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड है इट एग्जिस्ट्स इन Rb+ एंड IBrCl- वेयर I इज इन sp3 हाइड्रोजन, यानी सेंटर एटम I है और उसका हाइड्रोजन sp3d है। इसमें सेंटर एटम Cl बताया, इसने हाइड्रोजन sp3d बताया, तो सेंटर एटम Cl नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर एटम I होगा और उसका हाइड्रोजन कौन सा है? sp3d हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड दिया है इट एग्जिस्ट एज Rb+3, Rb+3 में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्की मेटल है, केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। I-Br-Cl-, ये हम बता सकते हैं कि IBr और Cl तो माइनस में प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन Rb+3 के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है इट एग्जिस्ट इन Rb+ एंड IBrCl-, बिल्कुल ठीक है। वेयर Br इज इन sp3 हाइड्रोजन, तो सेंटर एटम Br नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा एटम प्रेजेंट है आयोडीन। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पॉसिबल दैट आर सिग्मा एंड पाई टाइप, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में केवल 2 ही टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा और पाई टाइप, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। लेकिन नहीं,
कोवलेंट बॉन्ड का नेचर हो सकता है सिग्मा और पाई टाइप का, आयनिक बॉन्ड भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, तो उनका नेचर या मेटलिक बॉन्ड भी जो बनता है उनका नेचर सिग्मा और पाई टाइप का नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड है मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स कैन बी फाउंड बिटवीन 2 एटम्स। मैक्सिमम 3 बॉन्ड मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है 2 एटम्स के बीच में। ये था वीबीटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एमओटी ये बताती है कि नहीं, शेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 तक के इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ CO प्लस कार्बोक्सिलियम जो आयन है, इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है अकॉर्डिंग टू एमओटी वो 3.5 आता है, मींस 7 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो चुकी होती है इसमें। तो एमओटी के अकॉर्डिंग शेयरिंग जो होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है, 1.5 बॉन्ड भी बन सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है, 3.5 की भी हो सकती है। तो CO प्लस इसका एग्जांपल है, जिसमें 3.5 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जनरली ऐसा होता है, ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स मस्ट कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ये वीबीटी एक्सप्लेन करती है, लेकिन एमओटी यहाँ पे बताती है कि वो दोनों बॉन्ड पाई भी हो सकते हैं। दोनों बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? पाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एमओटी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड आता है, बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 आता है, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड भी पाई है और ये बॉन्ड भी पाई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ है बाय एमओटी C2 कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स ओनली। बिल्कुल ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन मैं उठाया यहाँ पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा यहाँ पे। उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट नहीं हो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बेस्ड होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो वाटर की वेपराइजेशन बढ़ेगी, वेपराइजेशन बढ़ेगी तो एक लोकल एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। वेयर RH मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पे वेपराइजेशन वाटर का कम हो पाएगा, तो इवेपोरेशन वाटर का क्या होगा? कम होगा ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी। थर्ड ऑप्शन है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हिच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर वाटर का कितना है डिवाइड बाय वाटर का पार्शियल प्रेशर कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज रेशियो। फोर्थ है ह्यूमिड एयर इज लेस हेवियर देन ड्राई एयर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ड्राई एयर कम भारी होती है बजाय किससे? ह्यूमिड एयर से, क्योंकि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसके अंदर भारीपन बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शंस क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इसी टाइप से लेक्चर देखने के लिए, रेगुलर क्वेश्चंस पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।